हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा में। और आज की यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है सिर्फ आपके लिए, और इसलिए वीडियो का एंड आप लोग मिस मत करिएगा। वीडियो के एंड तक आप लोग जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री की होने वाली है, जिसको आपको बी फार्म 4 सेमेस्टर में पढ़ना होता है। और इस वीडियो की जो मेन डिस्क्रिप्शन है, इसमें कवर किया जाएगा आपका यूनिट नंबर 1 और 2 के जितने भी मोस्ट लॉन्ग एंड शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं एग्जाम में, वही क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया जाएगा। और कवर करने का मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सब सोल्यूशन के साथ मिलेंगे। और इस चैनल पे आप कोई भी वीडियो देखेंगे, अगर वहां मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हूं तो उसके साथ ही मैं उसका सोल्यूशन भी दिया हूं, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं करता हूं कि आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूं और सोल्यूशन आपको कहीं और से ढूंढना पड़े, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन के साथ सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है, और नोट्स वगैरह, वीडियोज वगैरह विदाउट एनी चार्ज, विदाउट एनी कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। केवल आपको क्या करना है, वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहना है। अगर चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और यार, आप लोग इतना तो कर ही सकते हो एक ऑनलाइन टीचर के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि एक ऑनलाइन टीचर बस आपसे यही अपेक्षाएं करता है कि उसका आप लोग सपोर्ट करें। और वह सपोर्ट आप लोग बस उसके वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा, अपने प्यारे से हाथों से एक प्यारा सा कमेंट करके करिएगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आप इससे पहले जो भी पेपर दिए हैं वो हमसे पढ़ के दिए होंगे। और मैं जो भी ये क्वेश्चन महामैराथन की सीरीज लाता था, टोटल क्वेश्चन उस पेपर से मैच करते थे। आप लोग ना विश्वास होगा तो मैच भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम उसी फ्लो में उसको कंटिन्यू करते हैं। अपना जो नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है फार्माकोग्नोसी और फाइटोकेमिस्ट्री का, जो कि लास्ट एग्जाम भी है हमारा ये, और जिसमें पहला क्वेश्चन आता है यूनिट नंबर 1 का, डिफाइन फार्माकोग्नोसी, डिस्कस हिस्ट्री, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और कई बार ये पेपर में आपके पूछा गया है। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन भी है ये 7 या तो 10 नंबर का क्वेश्चन भी है, ठीक है। 7 या 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफाइन फार्माकोग्नोसी, अगर सिंगल अकेले में फार्माकोग्नोसी पूछता है तो 2 मार्क्स में पूछेगा। अगर इसके साथ डिस्कस हिस्ट्री, स्कोप, डेवलपमेंट सारी चीजें पूछे तो 7 या 10 मार्क्स फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो चलिए, अगर आसान नहीं भी होगा तो आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसको आसान बनाना हमारा काम है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन आया है, डिफाइन फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, डिफाइन फार्माकोग्नोसी, डिस्कस हिस्ट्री, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी, यही था ना। तो सबसे पहले हमको फार्माकोग्नोसी का डिफिनेशन देखना था, तो यहाँ से हम लोग पुटअप किए अपना फार्माकोग्नोसी का डिफिनेशन। देखा जाए तो फार्माकोग्नोसी, ये जो वर्ड है, ये 2 वर्ड से मिल के बना होता है हमारा फार्माकोन और गिग्नोस्को, ठीक है। 2 वर्ड मिल के बना होता है हमारा फार्माकोग्नोसी, और फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, और उसके बाद जिग्नोस्को का मतलब होता है नॉलेज, ठीक है। तो ये जो हमारे 2 वर्ड्स हैं, इन्हीं 2 वर्ड्स मिल करके हमारा फार्माकोग्नोसी बना, और ये 2 वर्ड का मतलब होता है कि ड्रग का नॉलेज, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं फार्माकोग्नोसी। अब ड्रग का नॉलेज लेना तो फार्माकोग्नोसी को बोलते हैं, लेकिन किस ड्रग का नॉलेज लेना, इसमें हम लोग बेसिकली अपने क्रूड ड्रग का ही ज्यादातर नॉलेज लेते हैं अपने फार्माकोग्नोसी में। मीन्स एक्वायर द नॉलेज ऑफ ड्रग। इसका मतलब होता है कि हम लोग ड्रग का जो भी नॉलेज है उसको अचीव करते हैं। तो ये हम किस में करते हैं, अपने फार्माकोग्नोसी में, ठीक है। अब आपसे अगर कोई भी पूछता है फार्माकोग्नोसी की डिफिनेशन, तो इतना मैं बता दिया हूं। इतने में आप लोग अगर बना के लिखना चाहेंगे तब भी 4-5 लाइन तो बना के लिख ही लेंगे, हमको इतना भरोसा है आप पे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे अभी तो नॉर्मल लैंग्वेज में, वर्ड्स में हमने देखा। अब डिफिनेशन ये थ्योरेटिकली लिखना क्या है आपको अपने एग्जाम में, ये भी हम लोग देख लेते हैं। डिफिनेशन इसके क्या है, स्टडी ऑफ मेडिसिन फ्रॉम नेचर, ठीक है। ऐसी मेडिसिन जो हमें नेचुरली मिल रही है, जो हमें नेचर से मिल रही है, उसकी स्टडी हम लोग करते हैं अपने फार्माकोग्नोसी में, ठीक है। या तो अगर ये डिफिनेशन इजी लगी और ये डिफिनेशन इजी लगी तो ठीक है, नहीं तो फिर एक और डिफिनेशन आप सभी के लिए लेके मैं आया हूं, ठीक है। फार्माकोग्नोसी द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट्स, एनिमल एंड मिनरल।
फार्माकोग्नोसी हमारी एक फार्मेसी की ही ब्रांच है जिसमें हम लोग अपने ड्रग की स्टडी करते हैं और वह ड्रग्स हमारा नेचुरल सोर्स से लिया जाता है और वो नेचुरल सोर्सेज हमारे जैसे प्लांट, एनिमल और मिनरल्स होते हैं। अब तो आई होप कि समझ में आपको आ ही गया होगा, ठीक है। अगर अभी भी नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके जो भी नॉलेज है वो हमसे ले सकते हैं, अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपका क्लियर हुआ। अब इसी में हिस्ट्री, स्कोप और डेवलपमेंट भी पूछा था हमारे अपने फार्माकोग्नोसी का, तो हम चलते हैं अब इसके हम लोग हिस्ट्री, डेवलपमेंट और स्कोप पे, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी हिस्ट्री की हम लोग बात कर लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी का मतलब, इसका ही मतलब होता है डेवलपमेंट, ठीक है। बात दोनों एक ही रहेंगी और उसके बाद इसी में हम लोग स्कोप भी देखेंगे, ठीक है। स्कोप भी पूछा है। तो सबसे पहले ये फार्माकोग्नोसी डेवलप कैसे हुई थी, इसकी पुरानी हिस्ट्री या इतिहास क्या है, ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। फार्माकोग्नोसी डेवलप्ड फ्रॉम एंशियंट हर्बल मेडिसिन टू मॉडर्न साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचुरल ड्रग विथ आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक। देखा जाए तो फार्माकोग्नोसी हमारी ये डेवलप हुई धीरे धीरे एंशियंट हर्बल मेडिसिन से। जब एंशियंट हर्बल मेडिसिन से ही हमारी ये मॉडर्न साइंटिफिक स्टडी निकली धीरे धीरे, ठीक है। तो पहले क्या हुआ कि पुराने जमाने में मेडिसिन पहले थी, अब उसी पुराने जमाने वाली मेडिसिन से लेके हम लोग मॉडर्न एज में आ चुके। तो मॉडर्न साइंटिफिक की जो भी टेक्निक आई नई नई, उसका यूज हम लोग किए अपने एंशियंट हर्बल मेडिसिन पर और उसमें धीरे धीरे कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करते गए, ठीक है। जैसे उसमें हम लोग कोई ड्रग हमको मिला, उसका आइसोलेशन की, आइडेंटिफिकेशन की, स्टैंडर्डाइजेशन भी कर ली है ना। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो पुराने समय में हमको दवा मिली, उसी दवा का यूज हम लोग अपने मॉडर्न एज में किए और उसके बाद उस पर कुछ साइंटिफिक स्टडी भी अपना किए नेचुरल ड्रग्स पे। और वो साइंटिफिक स्टडी के अलग अलग टेक्निक थे, जैसे आइसोलेशन टेक्निक, आइडेंटिफिकेशन टेक्निक और स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक। तो एक पॉइंट हमारा यही बन गया कि पुरानी दवा से हम लोग नई दवा को धीरे धीरे डेवलप किए अलग अलग टेक्निक का यूज करते हुए, ठीक है। दूसरी पॉइंट की हम लोग इसी वे में बात करते हैं। इन द अर्ली प्रिमिटिव मैन वेंट इन सर्च ऑफ फूड एंड एट एट रैंडम। जो पहले के आदमी थे वो, उनके पास घर, अपना कोई घर नहीं था, ठीक है। बहुत पुराने में बात कर रहा हूं, तो उनके पास कोई अपना घर नहीं था। जंगलों में लोग रहते थे और जंगलों के जो भी फूल, फल, ये सब होते थे, पौधे वगैरह, उन्हीं को अपना भोजन बना के खाते थे। तो पहले के आदमी ऐसे कुछ वो धीरे धीरे खाते गए और कोई एक, मान लो किसी को अगर जुकाम हुआ है, तो जुकाम जिसको अगर हुआ है तो वो जाके अगर गलती से तुलसी का पत्ता वगैरह, अदरक वगैरह खा लेता है तो देखता है कि हमारा जुकाम ठीक हो गया। तो लोग उसी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि फिर अगर इसको, किसी को ऐसी बीमारी होती है तो जाके उसी का पत्ता वो खाएगा। तो यही बोला गया कि पहले के लोग वही जो है जंगलों में अपना भटकते रहे, फूड वगैरह खाते रहे और वो रैंडमली खाते गए। उनका जो डिजीज थी वो ट्रीट होती थी पहले, ठीक है, कुछ इस तरह। उसके बाद मॉडर्न एरा आया। मॉडर्न एरा का मतलब ये है कि मॉडर्न एज आया, ठीक है। द एरा ऑफ प्योर कंपाउंड। अब प्योर कंपाउंड, इसमें तो जो तुलसी के पत्ता सभी लोग यूज करते थे तो वो तो प्योर था नहीं पूरे तरीके से ना। जब उसमें से आइसोलेट करके उसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट निकाला जाता है तब वो प्योर माना जाता है। अभी तो वो थोड़ा सा उसमें क्रूड ड्रग उसको आप लोग कहेंगे। अब मॉडर्न एरा आया जब प्योर कंपाउंड हमको मिलने लगा तब। मॉडर्न एरा का मतलब ये आधुनिक युग मानो, ठीक है, जिस समय हम लोग चल रहे हैं इस समय। अब इसमें क्या क्या किया गया? आइसोलेशन ऑफ मॉर्फिन फ्रॉम ओपियम। ओपियम से मॉर्फिन को आइसोलेट किया गया 1806 में, मतलब 1806 में। उसके बाद निकोटीन का 1828 में किया गया, कोकेन का 1855 में किया गया, क्यूनिन और केफीन को किया गया 1820 में, ठीक है। देखो धीरे धीरे कैसे हमारी फार्माकोग्नोसी डेवलप हो रही है, बस यही आप यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाइएगा। बाकी ये सब हिस्ट्री वगैरह आप बना के लिखिए, ठीक है। मैं यहाँ तो केवल समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा हिंट आपको दे रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में हमको तो यही लगता है कि आप लोग यहाँ से थोड़ा सा हिंट लेके जाते होंगे और एग्जाम में जो आता होगा आपके माइंड में उस समय वही लिख के आते होंगे। और ये अच्छी बात भी है क्योंकि यहाँ समझिए, रटिए मत कोई चीज। जो चीज रटने लायक है वही रटिए, बाकी कुछ चीज समझने लायक है जो समझ के जाइए, अपने माइंड में सेट करके जाइए, तभी अच्छे तरीके से आप अपने एग्जाम में फाइट कर पाएंगे, ठीक है। इन 19th सेंचुरी मेनी कंपाउंड वेयर आइसोलेटेड एंड डिटरमाइंड। लगभग 19वीं शताब्दी में बहुत से कंपाउंड आइसोलेट किए गए और डिटरमाइन किए गए। इन 20th सेंचुरी, अब उसके बाद लगभग देखा जाए 20th सेंचुरी में द ड्रग वेयर आइसोलेटेड फ्रॉम द एनिमल। एनिमल से भी ड्रग को आइसोलेट लोग करते, मतलब कर लिए गए, ठीक है। उसके बाद आइसोलेशन ऑफ पेनिसिलिन इन 1928 बाय विलियम फ्लेमिंग। अब विलियम फ्लेमिंग क्या किए, 1928 में पेनिसिलिन को आइसोलेट किए,
स्टेरॉयड हार्मोन लाइक प्रोजेस्टेरॉन, और स्टेरॉयड हार्मोन भी की है जिसका नाम प्रोजेस्टेरॉन था। ठीक है, इतनी जो आपका डाउट्स है वो क्लियर हुआ होगा। अब हम इसी में स्कोप भी देखना था, जो भी क्वेश्चन आपसे पुटअप किया गया था इसी में हमारा स्कोप भी था। ठीक है, तो हम स्कोप क्यों ही छोड़ें, कभी कभी 2 मार्क्स में अलग से आ जाता है, तो स्कोप भी हम लोग कवर कर लेते हैं। फार्माकोगनोसी का स्कोप क्या है, जैसे हम फार्माकोगनोसी पढ़ रहे हैं, इसका स्कोप क्या है, इसका यूज हम लोग कहाँ कर सकते हैं ना। तो स्टडी ऑफ नेचुरल ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, एनिमल्स एंड मिनरल, इसमें हम लोग नेचुरल ड्रग की स्टडी करते हैं जो हम प्लांट, एनिमल और मिनरल से अचीव करते हैं। कलेक्शन एंड कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, अपने फार्माकोग्नोसी में हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिनल प्लांट का कलेक्शन और कल्टीवेशन भी करते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, इसमें हम लोग क्रूड ड्रग का ऑथेंटिकेशन भी करते हैं और आइडेंटिफिकेशन भी उसका कर लेते हैं। मार्फोलॉजिकल एंड माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन ऑफ ड्रग, इसमें हम लोग किसी भी ड्रग का माइक्रोस्कोपिक और मार्फोलॉजिकल इवेल्युएशन भी करते हैं। डिटेक्शन ऑफ एडल्ट्रेशन एंड इम्प्योरिटीज, कोई भी ड्रग में अगर एडल्ट्रेशन और इम्प्योरिटीज है तो उसको भी हम लोग डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद स्टडी ऑफ फाइटोकेमिकल्स, इसमें क्या करते हैं हम लोग, प्लांट में जो केमिकल्स होते हैं उन्हीं को हम लोग फाइटोकेमिकल कहते हैं, तो उनकी स्टडी भी हम लोग करते हैं, जैसे एल्कलाइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन, ये सब आ जाते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ हर्बल ड्रग, जो भी हर्बल ड्रग्स होती है उनकी स्टैंडर्डाइजेशन और क्वालिटी कंट्रोल भी हम लोग कर लेते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू नेचुरल मेडिसिन, जैसे कोई नई नेचुरल मेडिसिन बन रही है तो वहां रिसर्च और डेवलपमेंट में भी इसका रोल प्ले हो जाता है। ड्रग डिस्कवरी फ्रॉम प्लांट सोर्सेज, ठीक है, प्लांट का सोर्स यूज करते हुए हम लोग नई नई ड्रग को डिस्कवर भी अपने फार्माकोग्नोसी के अंडर में भी कर लेते हैं। ठीक है, इतना जो आपका डाउट था वो क्लियर हुआ। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पहले मैं अपनी सीरीज को देखता हूं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है वह है व्हाट इज क्रूड ड्रग एंड राइट इट्स क्लासिफिकेशन। क्रूड ड्रग क्या होते हैं और उनके क्लासिफिकेशन बताइए। बहुत, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। क्रूड ड्रग पहले हमको बता देना है, उसके बाद उसका हमको कर देना है क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम आइए जानते हैं कि हमारा क्रूड ड्रग क्या होता है। क्रूड ड्रग बेसिकली सभी को पता होगा कि ऐसे ड्रग्स जो कि डायरेक्टली प्लांट से हमको प्राप्त किया जाता है, ठीक है, वो विदाउट, मतलब कोई भी उसमें प्रोसेसिंग, केमिकल प्रोसेसिंग नहीं होती है, कोई भी वॉशिंग टेक्निक नहीं यूज होती है, डायरेक्टली प्लांट से जो लिया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्रूड ड्रग्स। ठीक है, जैसे तुलसी का पत्ता हो गया ना, ये तुलसी का पत्ता है, मान लो ये डायरेक्टली हम लोग गए उसको तोड़ करके अपने घरों में लाए, तो इस पत्ते को अभी हम बोलेंगे कि क्रूड ड्रग्स हैं। ठीक है, और जब उसी पत्ते को धुल करके उसको हम लोग आइसोलेट करेंगे, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट को बाहर कर लेंगे, तब वो क्रूड ड्रग नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो क्रूड ड्रग आर नेचुरल मेडिसिन, ये नेचुरल मेडिसिन होते हैं ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, एनिमल एंड मिनरल, जो कि हमको प्लांट, एनिमल और मिनरल से पाए जाते हैं या तो मिलता है। दैट आर यूज इन रॉ और सिंपल फॉर्म विदाउट केमिकल प्रोसेसिंग, जिसका यूज हम लोग कच्चे पदार्थ या थोड़ा सा साधारण मटेरियल के तरीकों से यूज करते हैं बिना उसकी केमिकल प्रोसेसिंग के किए भी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि विदाउट केमिकल प्रोसेसिंग किए हम लोग उस मटेरियल या ये जो भी लीव्स हैं या ड्रग्स हैं उनका हम लोग यूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो तुलसी का पत्ता हो गया ना, अदरक हो गया, क्लोव हो गया, हनी हो गया, एलोए हो गया, ये सब हम डायरेक्ट इसका आइसोलेशन कभी बहुत कम रेयर केस में करते हैं इसका आइसोलेशन, बाकी हम लोग डायरेक्टली इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, दे क्लासीफाई एज फॉलोज, अब इनको क्लासीफाई किया गया अलग अलग तरीके से। क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन भी हमको देखना था, तो अलग अलग तरीके से इनको क्लासीफाई किया गया। जैसे अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन है, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन, कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन और सीरोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 7 तरीकों से क्लासिफाई किया गया हमारे क्रूड ड्रग्स को। अब ये 7 तरीका क्या है इसको भी हम लोग जानेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपके ये लॉन्ग क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो आपको या हमको ऐसा कोई पछतावा ना रहे कि हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होते हम और सर वो क्वेश्चन अगर पढ़ा दिए होते ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम हर चीज आपका डाउट क्लियर करेंगे, केवल आप लोग पेशेंस बना के वीडियो थोड़ी सी लंबी चलेगी और लास्ट तक बने रहिएगा, तभी जो भी डाउट्स हैं वो तभी आपके क्लियर हो पाएंगे। अदरवाइज डाउट्स जो हैं आपके ऐसे कैसे पड़े रहेंगे और आपका क्लियर भी नहीं होगा और आप चले जाएंगे अपने एग्जाम हॉल में। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता कि आपका डाउट क्लियर ना हो। ठीक है, तो चलिए अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन को हम जानेंगे। अल्फाबेटिकल जब आप छोटे क्लास में पढ़े रहे होंगे तो एबीसीडी जरूर पढ़े रहे होंगे, अल्फाबेट की स्टडी जरूर किए होंगे ना, उसमें एबीसीडी आपका था। तो इसी अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जब ड्रग को हम लोग अपना मतलब मेडिकल स्टोर पे उसको पुटअप करते हैं तो उन्हीं को बोलते हैं अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन इज ए मेथड ऑफ अरेंजिंग क्रूड ड्रग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये एक ऐसा मेथड है जहां पे हम लोग अपने क्रूड ड्रग को अल्फाबेट
के ऑर्डर में उसको अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू दियर नेम्स, या तो उनके नेम्स पे, या तो उनके ब्रांड नेम पे, ठीक है, या तो उनके हम इंग्लिश नेम पे करेंगे, या तो उनके लैटिन नेम पे करेंगे, या तो उनके बोटेनिकल नेम पे करेंगे फॉर इजी रेफरेंस एंड स्टडी। और ये क्यों करते हैं? ताकि जो भी ड्रग्स हम अपने मेडिकल स्टोर वगैरह या कहीं भी गोडाउन वगैरह में रखे हैं तो अगर अल्फाबेट के अकॉर्डिंग रहेगा तो उसको हम लोग जल्दी आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो अकासिया, अगार, बेंजोइन, सिंकोना, सिनामोन, डिजिटालिस, फेनल, लिंसीड, मस्टर्ड, ईटीसी। जैसे अगर अकेसिया, जितने भी ए वाले नाम के ड्रग्स हैं उनको एक वे में रखिए, बी वाले को एक वे में रखिए, सी वाले को एक वे में, कुछ इस तरह हमको रखना होता है ड्रग्स को। इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। अब टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ये टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? इन विच ड्रग आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू दियर किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीन एंड स्पीसीज। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग ड्रग्स को अरेंज करते हैं उनके किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीन एंड स्पीसीज के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल की बात करें तो कोई किंगडम्स जिससे हम लोग फाइलम, फैमिली ड्रग्स, ठीक है। यहाँ पे देखो इसकी फाइलम्स जो यहाँ पे आएंगे, एंजियोस्पर्म है, ठीक है, फैमिली इसकी लिलिएसी है, ड्रग्स कोल्सिकम है। उसके बाद एंजियोस्पर्म, फिर आ गया फाइलम, ये मोनो कॉटिलिडान थे, ये डाई कॉटिलिडान है। उसके बाद पापावेरेसी इसका फैमिली है, ओपीएम इसका ड्रग्स है, ठीक है। इतनी बातें आपकी क्लियर हुई। अब उसके बाद हम लोग मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है क्या? मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द मेथड ऑफ अरेंजिंग क्रूड ड्रग अकॉर्डिंग टू देयर एक्सटर्नल फॉर्म, shape and plant part used such as leaf, root, bark, seed, flower etc। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम ऐसे ड्रग को क्लासिफाई करते हैं जिस ड्रग का हम लोग मॉर्फोलॉजी को देख करके, मतलब उसके एक्सटर्नल पार्ट को देख करके ड्रग को अरेंज करते हैं। जैसे एक्सटर्नल पार्ट कहने का मतलब उस ड्रग का शेप क्या है, शेप क्या है, और प्लांट का पार्ट कौन हम यूज कर रहे हैं, जैसे लीव्स, रूट, बाग, सीड, फ्लावर, ये सब के अकॉर्डिंग ड्रग को जब रखा जाता है, मतलब उनके मॉर्फोलॉजी को चेक करते हुए ड्रग को जब रखा जाता है तो उनको हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। इतना आपका जो भी डाउट्स है वो क्लियर हुआ। अब उसके बाद हम लोग फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देख लेते हैं। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कभी कभी 2 मार्क्स में पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हमारा फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि इसमें हम लोग ड्रग्स को कुछ इस तरह रखते हैं कि वो ड्रग्स जो है, जैसे फीवर की जो भी ड्रग्स है वो एक रो में रखेंगे, इमेटिक्स की जो भी ड्रग्स हैं वो एक रो में रखेंगे। मतलब यहाँ पे थेरापेटिक एक्टिविटी को देखते हुए, फार्माकोलॉजिकल एक्शन को देखते हुए ड्रग को उस रो में रखा जाता है। इन विच ड्रग आर अरेंज अकॉर्डिंग टू दियर फार्माकोलॉजिकल एक्शन। इस क्लासिफिकेशन हम लोग ये देखते हैं कि वो ड्रग कैसा फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमारे बॉडी के ऊपर ले रही है, उसी के अकॉर्डिंग उसको हम लोग पुटअप करते हैं। जैसे अगर फीवर की दवा है तो पीसीएम, डोलो, ठीक है, जो भी ड्रग्स आती है सब एक रो में हम रख देंगे। अगर इमेटिक्स की दवा है तो एपिकेक, तो इस सब में मतलब इमेटिक्स वाले ही रहेंगे। परगेटिव में सेना है, और भी ड्रग्स आती हैं सब परगेटिव में रखा जाएगा। सीएनएस डिप्रेसेंट, ओपीएम और भी ड्रग्स आते हैं सब एक ही रो में। एंटी कैंसर, विनका, टैक्सस, ठीक है, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन सब एक ही रो में ही आएंगे, ठीक है। इतना डाउट्स आपका बहुत इजी वे में आई होप कि क्लियर हुआ होगा, ठीक। अब हम चलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन हमारा ड्रग्स का क्या होता है, उसके बाद हम लोग कीमोटैक्सोनॉमिकल देख लेंगे। उसके बाद यहीं पे आई होप कि हमारा एंड भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, इन विच ड्रग्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट ग्रुप अकॉर्डिंग टू दियर केमिकल नेचर ऑफ दियर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द ड्रग, जिसको हम एपीआई बोलते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन हम लोग यही करते हैं, जो भी ड्रग्स हमको मिला है, ठीक है, मतलब वो ड्रग्स कौन सा केमिकल हमको देता है, उसमें से कौन से केमिकल मिलते हैं, उस केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग हम उस ड्रग को मैनेज करेंगे, ठीक है। और वो जो केमिकल निकलते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होते हैं जो कि किसी भी ड्रग्स में प्रेजेंट हुए, जिसको हम लोग बोलते हैं एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, विटामिन एंड हार्मोन को जैसे इंसुलिन और ईस्ट से निकलता है, कुछ इस तरह उसको रखेंगे। प्रोटीन एंजाइम को जिलेटिन और पापेन से है, ठीक है। एल्कलॉइड में धतूरा व शाखा आते हैं ना, तो कुछ इस तरह हम इसको अरेंज या मैनेज करेंगे। कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में क्या देखा जाएगा, इन दिस क्लासिफिकेशन द इक्वल इंपॉर्टेंस इज गिवन फॉर टैक्सोनॉमिकल स्टेटस एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी, टैक्सोनॉमिकल को भी और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में, ठीक है। अभी आप टैक्सोनॉमिकल पढ़े हैं और केमिकल पढ़े हैं, दोनों को आप यहाँ पे मर्ज कर लीजिएगा। इतना तो आपका डाउट्स जो है क्लियर हुए होंगे, उसमें क्या था और इसमें क्या था। अब हम इसमें एग्जांपल की बात करें तो ट्रोपेन अल्कलॉइड जनरली अकर एमंग द मेंबर ऑफ सोलेनेसी। जो ट्रोपेन अल्कलॉइड होता है जनरली ये अकर्स होता है सोलेनेसी के मेंबर से,
ओलियोरेजिन जनरली अकर एमंग द पाइनेसी फैमिली, और जो ओलियोरेजिन होता है जनरली ये पाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। अब लास्ट वन हमारा सीरो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन बचता है, और अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट भी रखता है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है। सीरो का मतलब होता है सीरम से लिया गया, ठीक है। द स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज कॉल्ड सीरोलॉजी। एंटीजन और एंटीबॉडी की जो रिएक्शन होती है जब उसकी स्टडी हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सीरोलॉजी। द एप्लीकेशन ऑफ सीरोलॉजी इन सॉल्विंग टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड सीरोटैक्सोनॉमी। अब देखो क्या है सीरोलॉजी की, मतलब जो भी यहाँ पे क्लियर लिखा गया, द एप्लीकेशन ऑफ सीरोलॉजी इन सॉल्विंग टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। अब सीरोलॉजी का जो भी एप्लीकेशन है जब हम लोग टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ही यूज करते हैं, और इस पूरे फंडा को हम लोग क्या बोलते हैं, सेरोटैक्सोनॉमी, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा बचा द क्लासिफिकेशन ऑफ वेरी सिमिलर प्लांट बाय मींस ऑफ डिफरेंस इन द प्रोटीन दे कंटेन। इसमें क्लासिफिकेशन हम लोग सिमिलर प्लांट का बहुत ही अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। ये एक अलग तरीका होता है कि उसमें कौन से प्रोटीन कंटेंट करते हैं उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो 2 क्वेश्चन आपका आई होप क्लियर हुआ। अब फिर हम अपना सीरीज देखते हैं। यहाँ पे हमारा 2 क्वेश्चन सभी का बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ। अब जो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन आता है वह है डिफाइन क्लासिफाई एडल्ट्रेशन, राइट वेरियस इवैल्यूएशन पैरामीटर ऑफ एडल्ट्रेशन। यहाँ पे एडल्ट्रेशन को क्लासिफाई और डिफाइन कर देना है, और उसके अलग अलग इवैल्यूएट करने के पैरामीटर आते हैं, वो भी हमको इसी में देखना है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। इस महामैराथन वीडियो की तीसरा जो क्वेश्चन आता है वह हमारा एडल्ट्रेशन। अब हम लोग एडल्ट्रेशन को भी देख लेते हैं, उसके बाद उसके इवैल्यूएशन पैरामीटर को भी देखेंगे, ठीक है। एडल्ट्रेशन का मतलब होता ही है मिलावट करना। जब कोई एक अच्छी चीज में दूसरी गड़बड़ चीज मिल जाती है और उस अच्छी चीज की क्वालिटी रेशियो को कम कर देती है, उसी को हम लोग बोलते हैं एडल्ट्रेशन। मिक्सिंग अनवांटेड और लो क्वालिटी मटेरियल इन ए ड्रग इज कॉल्ड एडल्ट्रेशन। जब हमारे ड्रग्स में कोई भी अनवांटेड या लो क्वालिटी वाला मटेरियल उसमें ऐड कर दिया जाता है तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एडल्ट्रेशन। जैसे कि दूध में पानी मिलाना एक बहुत फेमस एडल्ट्रेशन है, ठीक है। और व्हेन एन ओरिजिनल ड्रग इज मिक्स विथ अदर मटेरियल, जब कोई ओरिजिनल ड्रग के साथ अदर मटेरियल मिक्स कर दिया जाता है तो उनको भी हम लोग एडल्ट्रेशन ही बोल सकते हैं। सब्स्टिट्यूट विद फेक ड्रग, उसमें क्या करते हैं कि फेक ड्रग ऐड करके और जो मेन ड्रग होता है उसको हम लोग निकाल देते हैं ना। तो एडल्ट्रेशन इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स डीबेस। एडल्ट्रेशन हमारे एक लैटिन वर्ड से लिया गया जो वर्ड्स का नाम है डीबेस। रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट। डीबेस का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को कम करना, ठीक है। यहाँ पे क्लियर वे में एक डायग्राम भी बनाया गया है। ये ओरिजिनल सबस्टेंस है और उसमें एडल्ट्रेंट इतना आपके हैं, ठीक है। अब एडल्ट्रेटेड ड्रग या सबस्टेंस आपका यही है कि इतना पॉइंट ये निकाल करके इस एडल्ट्रेंटो को यहाँ पे यूज कर दिया जाएगा, उसी को बोलते हैं एडल्ट्रेटेड ड्रग या सबस्टेंस, ठीक है। तो मतलब हमारे प्योर पार्टिकल्स या सबस्टेंस में जब कोई अनप्योर उसी से मिलता जुलता कोई तीसरा आदमी इंटरफेयर कर जाए या दूसरा आदमी इंटरफेयर कर जाए तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं एडल्ट्रेंट, और उस पूरे प्रोसेस को एडल्ट्रेशन बोल देते हैं। कितना आसान चीज है, ठीक है। अगर 2 नंबर पूछ लिया कि आप स्पेशली बताओ व्हाट इज एडल्ट्रेंट या डिफरेंस बिटवीन एडल्ट्रेशन एंड एडल्ट्रेंट, तो क्या लिखोगे आप? एडल्ट्रेशन क्लियर, एडल्ट्रेंट की बात कर देते हैं। एडल्ट्रेंट वो है जो एडल्ट्रेशन क्रिएट करवा रहा है, ठीक है। द एडल्ट्रेंट मस्ट बी सम मेटल विच इन बोथ चीप एंड अवेलेबल इन लार्ज अमाउंट। ये जो एडल्ट्रेंट हमारे होते हैं ये कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कि बहुत सस्ते होते हैं और आसान तरीके से हमारे मार्केट में ये मिल भी जाते हैं। एंड यूज टू एडल्ट्रेट द ओरिजिनल ड्रग, और ये क्या करते हैं हमारे ओरिजिनल ड्रग को एडल्ट्रेट करने में इनका यूज किया जाता है। बहुत भारी देखा जाए तो ज्यादातर यूज होता है, ठीक है। एडल्ट्रेशन करने की रीजन मैं बता देता हूँ यहाँ पे। जब दवा का स्कार्सिटी होता है मतलब कम होता है तब हम लोग एडल्ट्रेशन सोचते हैं लावा कि थोड़ा सा वो लोकल ड्रग यूज करके उसकी क्वांटिटी को बढ़ा लिया जाए। एक्सपेंसिव ड्रग मतलब हाई प्राइस, ऐसे ड्रग्स जिसकी प्राइस हाई रहती है वहां पे भी एडल्ट्रेशन लोग सोचते हैं। सिमिलरिटी इन मॉर्फोलॉजी, अगर मेन ड्रग की मॉर्फोलॉजी सिमिलर है एडल्ट्रेंट के तो तब भी लोग एडल्ट्रेशन करवा देते हैं, ठीक है। अब इसी में हमारा इवैल्यूएशन हमको बताना था, ठीक है। तो इवैल्यूएशन भी हम लोग देख लेते हैं, बहुत आसान है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इवैल्यूएशन, ठीक है। और कभी कभी अकेले में स्पेसिफिक पूछ लेगा कि वो राइट द इवैल्यूएशन ऑफ एडल्ट्रेशन, ठीक है। मतलब ऐसे पूछेगा कि एडल्ट्रेशन तो पहले पूछ लिया, मान लो अगर नहीं पूछा एडल्ट्रेशन तो राइट वेरियस इवैल्यूएशन पैरामीटर ऑफ एडल्ट्रेशन, कुछ इस तरह पूछेगा। तो इवैल्यूएशन सबसे पहले हम जानेंगे इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग्स क्या होते हैं, ठीक है। तब हम लोग मेथड की बात करेंगे। इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द आइडेंटिटी, प्योरिटी, क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ ए ड्रग टू मेक श्योर इट इज सेफ एंड इफेक्टिव फॉर यूज।
इवेल्युएशन हम लोग ये करते हैं जैसे किसी भी ड्रग्स की क्वालिटी, प्योरिटी और आइडेंटिटी, ये सब हम लोग करते हैं और उसकी स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। तो और ये भी उसमें चेक करते हैं कि वो जो दवा हुआ सेफ और इफेक्टिव है कि नहीं, यही हम लोग करते हैं अपने इवेल्युएशन में। और ये चीज करने का अलग अलग तरीका होता है, मेथड होता है। जैसे ये मेथड जो है, इसी मेथड पे आपको मेन फोकस करना है। ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन, माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन, फिजिकल इवेल्युएशन, केमिकल इवेल्युएशन और बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, अलग अलग मेथड यहाँ पे यूज किए जाते हैं। जैसे ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन, सबसे पहले मॉर्फोलॉजी हम लोग देख लेते हैं, उनके ऑर्गन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और हम अपना ऑर्गन यूज करके उसकी सारी चीजें चेक करेंगे। ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन इज द एग्जामिनेशन ऑफ ए ड्रग यूजिंग आवर सेंस ऑर्गन। अपना जो भी ड्रग का डिटेक्शन करेंगे अपना सेंस ऑर्गन का यूज करके ही करेंगे, लाइक साइट और स्मेल, टेस्ट एंड टच। अपना सेंस ऑर्गन जब यूज करेंगे तो उस ड्रग को हम लोग देखेंगे, उसको स्मेल करेंगे, उसका टेस्ट देखेंगे और उसको टच करेंगे। ठीक है, एग्जांपल की बात करें तो जैसे सिनामेन हो गया, ब्राउन कलर का, देख लेंगे हम लोग। लिक्वराइस है तो स्वीट टेस्ट रहेगा, सिनोमेना है तो फ्रैक्चर्ड सरफेस। ये चीज हम लोग देख करके, टच करके ना भी हम उसको बता सकते हैं। तो ये हम अपने ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन में करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनोलेप्टिक मेथड अगर ऐसा कुछ है तो ऑर्गेनोलेप्टिक मेथड आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग सेकंड वाला जानेंगे, माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन। माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन इज द एग्जामिनेशन ऑफ अ ड्रग अंडर ए माइक्रोस्कोप टू स्टडी इट्स सेलुलर स्ट्रक्चर एंड आइडेंटिफाई अडल्ट्रेशन। माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन हमारा एक ऐसा इवेल्युएशन है जिसमें हम लोग ड्रग को अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उसके सेलुलर स्ट्रक्चर और ये सेलुलर स्ट्रक्चर पता करते हैं और एडल्ट्रेशन आइडेंटिफाई उसमें करते हैं। तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन। इसको नाम से पता चल जा रहा है कि ये ऐसी ड्रग्स या ऐसा इवेल्युएशन है जिसमें हम लोग ड्रग को अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे, उसका सेलुलर स्ट्रक्चर चेक करेंगे और उसमें एडल्ट्रेशन को चेक करेंगे। ठीक है, एग्जांपल की बात करें, ट्राइकोम से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि धतूरा में प्रेजेंट होता है। ये सारी चीज अगर आपको आइडेंटिफाई करनी है तो माइक्रोस्कोप के नीचे आप लोग कर सकते हैं इसको। अगर अच्छे कॉलेज से पढ़े होंगे तो आपके टीचर जरूर ये सारी चीजें करवाए होंगे माइक्रोस्कोप के नीचे। ठीक है, अब आप लोग कमेंट में हमको बता सकते हैं कि कितने लोग ये जो भी प्रैक्टिकल है अपने कॉलेज में कितने लोग प्रैक्टिकल किए हैं, बस यही हमको बता दीजिए। ठीक है, SR नो करके आप लोग बताइएगा, मैं वहीं पे समझ जाऊंगा। ठीक है, अब फिजिकल इवेल्युएशन की हम लोग बात करते हैं। फिजिकल इवेल्युएशन इज द टेस्टिंग ऑफ ए ड्रग बाय मेजरिंग इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक वेट, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड मॉइस्चर कंटेंट। फिजिकल इवेल्युएशन का मतलब ये है कि कोई भी ड्रग की जब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी देख करके उसको आइडेंटिफाई करें तो उन्हीं को फिजिकल इवेल्युएशन बोलेंगे। और उसमें फिजिकल इवेल्युएशन में हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि उस ड्रग की वेट, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, मॉइस्चर कंटेंट कितना है। एग्जाम्पल की बात करें तो अशोका, जिंजर, ये सब हमारे फिजिकल इवेल्युएशन। इसके हम लोग वेट और डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, मॉइस्चर कंटेंट को देख करके ही आइडेंटिफाई करते हैं। केमिकल इवेल्युएशन लास्ट वन हमारा बच्चा, अभी इसके बाद बायोलॉजिकल भी है। केमिकल इवेल्युएशन की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे क्लियर सी बात है कि इसके केमिकल जैसा जिसका नाम है उसी अकॉर्डिंग इसका काम भी है। केमिकल इवेल्युएशन इज द टेस्टिंग ऑफ ए ड्रग बाय यूजिंग केमिकल टेस्ट टू आइडेंटिफाई एंड मेजर इट्स एक्टिव कंस्टिट्यूएंट। इसमें हम लोग केमिकल टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, ड्रग को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसमें कौन से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको हम लोग मेजर भी कर लेते हैं। ठीक है, इसमें वेरियस मेथड्स क्या क्या है? इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। ठीक है, अलग अलग मेथड यूज करेंगे हम लोग, जैसे इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस यूज कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग केमिकल कॉन्स्टेंट, एसिड वैल्यू, आयोडीन वैल्यू को फाइंड करेंगे। माइक्रो केमिकल टेस्ट जैसे कैरीड ऑन स्लाइड, ये स्लाइड पे किया जाता है और ये आप जब 7 सेम में जाएंगे ना तो ये आपको पूरा एक सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो वहां पे आपका डाउट बहुत और अच्छे तरीके से क्लियर होगा, बस यही जानिए। अब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की हम लोग बात कर लेते हैं, यही हमारा लास्ट इसमें है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिलायबल बट कॉस्टली इवोल्यूशन ऑफ ड्रग। ये बहुत जरूरी, इंपॉर्टेंट भी होता है और मोस्ट रिलायबल भी होता है, लेकिन देखा जाए थोड़ा सा ये मोस्ट कॉस्टली होता है, खर्चीला होता है। दिस मेथड आर परफॉर्म ऑन लिविंग एनिमल, और ये जो मेथड्स हैं ये लिविंग एनिमल के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल एनिमल, जैसे कुछ एक्सपेरिमेंटल एनिमल हमारे होते हैं जैसे कि रैट, माइस, रैबिट, कैट, ये सब होते हैं। एंड आइसोलेटेड ऑर्गन टिश्यू, और या तो आइसोलेटेड ऑर्गन या टिश्यू पर भी इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड व्हेन केमिकल एंड फिजिकल इवोल्यूशन आर नॉट सेटिस्फाई। ये कब हम यूज करते हैं? जब हमारे दोनों जैसे केमिकल, फिजिकल इवोल्यूशन जब ये नहीं सेटिस्फाई होते हैं तब हम इसका यूज करते हैं। द रिस्पॉन्स प्रोड्यूस बाय द टेस्ट ड्रग ऑन लिविंग बीइंग इज कंपेयर्ड विद द सेल्स ऑफ द स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। जो लिविंग बीइंग से हम लोग ये रिस्पॉन्स लिए हैं टेस्ट ड्रग का, और उसको हम लोग स्टैंडर्ड प्रिपरेशन से जो भी सेल्स हमारे हैं
उनसे कंपेयर करके पता कर लेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड आर इवोल्यूटेड बाय दिस मेथड ऑन कैट, फ्रॉग etc। कैट और फ्रॉग पे हम लोग ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड भी इवोल्यूट करते हैं, ठीक है। तो अदर ये होते हैं। तो इतना आपका डाउट क्लियर हुआ। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थर्ड तक हो गया ना। फोर्थ की बात करें तो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी, और उसमें लाइकोपोडियम स्पोर मेथड मेन फोकस करना है। क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी सबसे पहले इसमें छोटे छोटे टर्म्स आते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे एक मेन इंपॉर्टेंट लाइकोपोडियम स्पोर मेथड पे, ठीक है। तो आइए हम लोग उसको भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी है ये यहाँ पे आ चुका है अपना क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी। क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी का मतलब ये है कि यहाँ पे माइक्रोस्कोप का यूज करके हम लोग किसी भी प्लांट या लीफ वगैरह की क्वांटिटी को पता करेंगे। अब क्वांटिटी ये अलग अलग तरीके की हो सकती है। जैसे लीफ कांस्टेंट की बात करें तो लीफ कांस्टेंट इज ए फिक्स्ड माइक्रोस्कोपिक वैल्यू ऑफ लीफ, ठीक है। ऐसा लीफ देखा जाए तो वो पहले ओवरऑल क्या करिए, सेंटेंस को रीड करिए। लीफ कांस्टेंट इज ए फिक्स्ड माइक्रोस्कोपिक वैल्यू ऑफ ए लीफ यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, ठीक है। जो हम लोग क्रूड ड्रग जो भी यूज कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो उसकी जो लीफ है तो कुछ लीफ ऐसी होती है जिसकी फिक्स्ड माइक्रोस्कोपिक वैल्यू होती है, तो वही उसी वैल्यू को हम लोग रखते हैं स्टैंडर्ड में, बाकी टेस्ट हम लोग अपने आप से क्रिएट करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं लीफ कांस्टेंट। अब इसमें स्टोमेटल नंबर आता है, स्टोमेटल इंडेक्स आता है। स्टोमेटल नंबर की बात करें तो इट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट इन 1 स्क्वायर mm ऑफ एपिडर्मिस। ये क्या है, एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा होता है जो कि 1 स्क्वायर mm मतलब एपिडर्मिस के लेयर पे 1 स्क्वायर mm में कितना प्रेजेंट होता है, उसी को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। जैसे धतूरा में देखा जाए, धतूरा इनॉक्सिया में तो 141 प्रेजेंट होते हैं, ओके। एंड अब हम नेक्स्ट चलते हैं, स्टोमेटल इंडेक्स की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप 6 सेम में जाएंगे तो आपको फार्माकोग्नोसिस रिलेटेड एक सब्जेक्ट और मिलेगा, तो वहां पे भी ये काम आएगा। स्टोमेटल इंडेक्स की बात करें तो परसेंटेज विच द नंबर ऑफ स्टोमेटा फॉर्म टू द टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल। यहाँ क्लियर लिखा गया है कि स्टोमेटा इंडेक्स इक्वल टू यहाँ पे एस नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया अपॉन ई प्लस एस इंटू 100। यही बात, यही जो समझ लेगा वो ये परसेंटेज भी क्लियर कर लेगा। परसेंटेज विच द नंबर ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, नंबर ऑफ स्टोमेटा का परसेंटेज फॉर्म टू द टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल। टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल से कितने परसेंटेज नंबर ऑफ स्टोमेटा वो क्रिएट हुए हैं, ठीक है। एक स्टोमम में इक्वल टू 1 सेल ही होता है, जो कि यहाँ पे एस आई इक्वल टू एस अपॉन ई प्लस एस इंटू 100 ये फॉर्मूला है, जहां पे एस इक्वल टू नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया है, ई इक्वल टू नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल इन द सेम यूनिट एरिया, ये होते हैं। एग्जांपल की बात करें तो इंडियन सेना में 17 से 20 तक होते हैं, अलेक्जेंड्रियन सेना में 10.8 टू 12.6 तक होते हैं, ठीक है। तो इतना आपका जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हुआ होगा। अब इसी में हमको एक मेन फोकस करना था कैमरा लुसिडा नहीं, ये लाइकोपोडियम स्पोर मेथड पे। तो इसको डिस्कस करने से पहले पैलासीडा रेशियो हम आपको बता देते हैं, कभी कभी 2 मार्क में पूछता है पैलासीडा रेशियो। तो पैलासीडा रेशियो इज द एवरेज नंबर ऑफ पैलासीडा सेल्स प्रेजेंट बीनीथ 1 एपिडर्मल सेल ऑफ लीफ। किसी भी लीफ के एक एपिडर्मल सेल्स के सबसे नीचे वाली लेयर पे कितने एवरेज में पैलासीडेज ये पाए जाते हैं, ठीक है, पैलासीडेज सेल्स पाए जाते हैं, उन्हीं का एवरेज ही पैलासीडियो रेशियो कहलाता है। डिजिटैलिस परप्यूरियम में 3.72 लेकर के 4.2 तक पाए जाते हैं। धतूरा स्ट्रामोनियम में 4 to 7 तक पाए जाते हैं, ठीक है। ये भी आपका डाउट्स क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं लाइकोपोडियम स्पोर मेथड पे, ठीक है। लाइकोपोडियम स्पोर मेथड्स क्या होते हैं, ये मेन और स्पेसिफिक क्वेश्चन में पुटअप किया गया था, और आई होप कि आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से देखिए और अच्छे से वीडियो के लास्ट तक एंड हो मतलब जुड़े रहिए, और जो भी डाउट्स हो अपना क्लियर करिए हमारे साथ जुड़ करके। अब लाइकोपोडियम स्पोर मेथड क्या होता है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एनालिटिकल टेक्निक। ये हमारी एक इम्पॉर्टेंट एनालिटिकल टेक्निक होती है, ठीक है, पाउडर ड्रग को आइडेंटिफाई करने के लिए, स्पेशली व्हेन केमिकल एंड अदर मेथड ऑफ इवोल्यूशन फेल्स एज एन एक्यूरेट मेजर ऑफ क्वालिटी। जब केमिकल और अदर मेथड इवोल्यूशन के जब फेल हो जाते हैं, एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाते हैं क्वालिटी का, तब हम लोग लाइकोपोडियम स्पोर मेथड का यूज करते हैं लास्ट में, ठीक है। अब देखो लाइकोपोडियम स्पोर मेथड इज क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपिक मेथड यूज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ अडल्ट्रेशन। ये क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपिक मेथड होता है जिसका यूज हम लोग करते हैं कि एडल्ट्रेशन कितने अमाउंट में है किसी भी प्रोडक्ट में वो चेक करते हैं। और प्योरिटी ऑफ पाउडर क्रूड ड्रग बाय यूजिंग ए नोन नंबर ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर्स, ठीक है। या तो हम लोग किसी भी क्रूड ड्रग्स पाउडर क्रूड ड्रग की कितनी प्योरिटी है ये भी चेक करते हैं अपने लाइकोपोडियम स्पोर्स का यूज करते हुए, ठीक है। इतनी बात आपकी क्लियर हुई। अब ये आप लोग करेंगे
करेंगे कैसे, प्रोसीजर भी हम इसी में आपको साथ साथ बता दे रहे हैं। कभी मन करेगा तो आप अपने लैब में जाके करिएगा, लेकिन कब करेंगे, अब एग्जाम के बाद जाइएगा, ठीक है। प्रोसीजर की बात करें तो टेक पाउडर मटेरियल लाइकोपोडियम स्पोर, सबसे पहले आप पाउडर मटेरियल लीजिए और लाइकोपोडियम स्पोर लीजिए। ड्राई एंड रिमूव मॉइस्चर कंटेंट, जो भी वो उसमें गीला पेन है मॉइस्चर कंटेंट उसको सुखवा दीजिए। पाउडर मटेरियल प्लस लाइकोपोड स्पोर मतलब वे करिए और दोनों को मिक्स कर दीजिए। मिक्सचर इज सस्पेंडेड इन ए एप्रोप्रिएट विस्कस लिक्विड, उसके बाद जो मिक्सचर है उसको सस्पेंड करिए एक विस्कस लिक्विड की तरह, मतलब या तो लिक्विड में डाल के उसको विस्कस बनाइए, तो विस्कस लिक्विड की तरह उसको क्रिएट करिए। एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप, उसके बाद माइक्रोस्कोप के नीचे उसको एग्जामिन कर लीजिए। काउंटेड इन 25 फील्ड, उसके बाद 25 फील्ड्स मतलब 25 डॉट करके उसको काउंट कर लीजिए। रिपीट फॉर सेकंड सिमिलर सस्पेंशन, और बस उसी को रिपीट करते रहिए नेक्स्ट वाले सस्पेंशन के लिए। ओवरऑल आपका लास्टली रिजल्ट आएगा इसी फार्मूले पे रखने के बाद, ठीक है। और यहाँ पे फार्मूला क्या है, देन पुट वैल्यूज इन फार्मूलाज, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ ड्रग टू एन इंटू डब्ल्यू इंटू 94000 अपॉन एस इंटू एम इंटू पी इक्वल इंटू 100। अब इसका मतलब देखिए, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ सैंपल पार्टिकल इन अराउंड 25 फील्ड्स, डब्ल्यू इक्वल टू होता है वेट ऑफ लाइकोपोडियम इन mg, और एस इक्वल टू होता है नंबर ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर इन सेम फील्ड, एम इक्वल टू आपका होता है सैंपल वेट, पी इक्वल टू नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल प्रेजेंट इन पर mg ऑफ ड्रग सैंपल, ठीक है। ये बातें बहुत क्लियर यहाँ पे की गई हैं और यही था हमारा लाइकोपोडियम स्पोर मेथड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए। अब हम लोग फिर अपनी सीरीज को देखते हैं, क्वेश्चन कौन सा पुटअप किया गया इसके बाद। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कल्टीवेशन, राइट वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग कल्टीवेशन ऑफ क्रूड ड्रग या मेडिसिनल प्लांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये 7 या 10 में पूछा गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग स्किप मत करिएगा, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट वाली यूनिट में, और ये जो क्वेश्चन है ये नेक्स्ट यूनिट से ही लिया गया है। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि कल्टीवेशन क्या होता है, क्रूड ड्रग का कल्टीवेशन क्या होता है। कल्टीवेशन का मतलब होता है यार मित्रों की खेती करना। अब हम लोग नॉर्मली बेसिकली क्या करते हैं, धान गेहूं की खेती करते हैं ना, तो यहाँ पे लेकिन कल्टीवेशन हमको क्यों पढ़ाया जा रहा है। अब हम लोग फार्मेसी कर रहे हैं, फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हैं, तो क्रूड ड्रग पढ़ रहे हैं। अब क्रूड ड्रग का कल्टीवेशन हम लोग अपने फार्माकोग्नोसी में पढ़ेंगे, ठीक है। कल्टीवेशन इज द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैनेजिंग मेडिसिनल प्लांट टू ऑब्टेन क्रूड ड्रग इन गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी। कल्टीवेशन हमारा एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग अपने मेडिसिनल प्लांट या क्रूड ड्रग को अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं, उसको ग्रो करवाते हैं, ताकि जो भी हमको यील्ड्स मिल रहे हैं वो गुड क्वालिटी के हों और क्वांटिटी उसकी अच्छी हो, ठीक है। अभी आप लोग देखेंगे कि एक 2 खेत हैं, ठीक है, बगल बगल में 2 खेत हैं। एक खेत में धान की फसल क्या है, ये 0 लेवल से उसमें ग्रो करवाई गई, ठीक है, और वहीं बगल वाले खेत में कुछ नहीं छीटा गया, कुछ जैसे नॉर्मली रखा गया। लेकिन तब भी देखोगे तो जिसमें आप पौधा लगाए हो वो भी होगा, लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत जरूर हो जाएगा, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि जो पहले से पौधा लगा है उसके कुछ पार्टिकल यहीं पर रह जाते हैं और वही जब अपना टाइम पाते हैं तो वो उसमें ग्रो हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो दोनों में कंपेयर करेंगे, सबसे ज्यादा पैदावार किसमें होगा, इसी में होगा जो आप जिसका अच्छे से ध्यान दिए है ना, उसमें थोड़ा सा कम होगा। तो यही इसमें एक साइंटिफिक प्रोसेस हमारी कल्टीवेशन, जिसमें हम लोग मेडिसिनल प्लांट को ग्रो करवाते हैं अच्छे तरीके से और क्रूड ड्रग को प्राप्त करने के लिए, और वह क्रूड ड्रग हमारा अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी में हमको प्राप्त हो पाए, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कल्टीवेशन। अब इनके एडवांटेज की हम लोग इसी में बात कर लेते हैं। पूछेगा तो आप लोग कुछ ऐसे ही डिटेल में लिखिएगा, भले वो क्वेश्चन नहीं पुटअप किया जाता है, लेकिन आप डिटेल में लिखेंगे तो एग्जामिनर आपकी कॉपी को देख के इंप्रेस होगा कि बच्चा लिखा सब है और मैं पूछा था कोई एक, ठीक है। तो अगर 7 नंबर में आता है तो लगभग 3-4 पेज लिख के आइए, 10 नंबर में आता है तो लगभग 6-7 पेज लिख के आइए, बना बना कर लिखते रहिए, ठीक है। एडवांटेज की बात करें तो हाई क्वालिटी ड्रग्स, ठीक है। अगर हम अच्छे तरीके से मेडिसिनल प्लांट की कल्टीवेशन कर रहे हैं तो हमको क्वालिटी जो है ड्रग्स की वह हाई मिलती है। प्रोड्यूसेज बेटर क्वालिटी मेडिसिन प्लांट, जो भी मेडिसिन प्लांट हम लोग लगाएं उसकी क्वालिटी बेटर मिलेगी हमको। प्योरिटी क्या है, रिड्यूसेज चांस ऑफ एडल्ट्रेशन एंड कंटामिनेशन, यहाँ पे जो भी चांसेज एडल्ट्रेशन और कंटामिनेशन की ड्रग्स की वो कम हो जाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हम कौन पौधा लगाए हैं, कैसा हमको ड्रग्स मिलेगा। हाई यील्ड गिव लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्रूड ड्रग, और जो हम खेती करते हैं किसी भी ड्रग्स का तो एक पौधा लगाते हैं उससे बहुत सारे हमको ड्रग्स मिल जाते हैं, तो वही लार्ज क्वांटिटी में क्रूड ड्रग भी हमको मिलेगा। डिसएडवांटेज एक है इसका, थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात जब हम खेती करेंगे उसमें पैसा लगेगा, बस यही जानो, ठीक है। अब इसी में हमारा पूछा गया था वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन फिर इसी में पूछा गया है। कल्टीवेशन तो हमारा क्लियर हुआ,
राइट वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग कल्टीवेशन ऑफ क्रूड ड्रग। कौन से फैक्टर, अगर हम कल्टीवेशन करने जा रहे हैं क्रूड ड्रग का तो कौन सा फैक्टर अफेक्ट इसको करता है, ठीक है। अब हम उस फैक्टर की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो फैक्टर अफेक्टिंग कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, यहाँ पे क्लियर वे में लिखा गया है कि कौन कौन से फैक्टर हमारे मेडिसिनल प्लांट के कल्टीवेशन को अफेक्ट करते हैं। तो देयर आर वेरियस फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, सम आर गिवन ब्रीफली। बहुत से फैक्टर होते हैं लेकिन यहाँ पे कुछ फैक्टर ब्रीफ में लिखे गए हैं, जैसे लाइट है, रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी है, एल्टीट्यूड, टेम्परेचर और फर्टिलाइजर है ना। अब एक एक को हम डीप में देखेंगे, अभी आपका डाउट जो है ये क्लियर हो जाएगा। लाइट कैसे इफेक्ट करता है हमारे मेडिसिनल प्लांट को, ठीक है। यहाँ पे क्लियर बात की गई है, इट इन्फ्लुएंसेस फोटोसिंथेसिस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, फ्लावरिंग एडेसी। लाइट का मतलब सूर्य की प्रकाश बहुत जरूरी होता है किसी एक पौधे के लिए, ताकि वो जो भी है उसमें फ्लावर ओपनिंग और क्लोजिंग हो सके, ठीक है। ये सारी चीज में अच्छे तरीके से हो सके। रेनफॉल भी उतना जरूरी है। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स नीड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल फॉर द ग्रोथ। कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं जिनको क्या है ज्यादातर पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, लेकिन वहीं कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसको कम पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, जैसे एलोए एकोसिया है तो ये कम पानी इनको चाहिए होता है, ठीक है। और रेनफॉल जिसको पानी ज्यादा चाहिए, जैसे कि हमारे धान का फसल हो गया ना, अब जल्द लगने वाला है तो उसको पानी ज्यादा चाहिए। अब ह्यूमिडिटी की बात करते हैं हम लोग। ह्यूमिडिटी का क्या सेंस है यहाँ पे, आल्सो इफेक्ट द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट। ह्यूमिडिटी भी हमारे कल्टीवेशन ऑफ प्लांट को इफेक्ट करती है। एग्जांपल की बात करें तो सैफ्रॉन नीड ओनली कोल्ड क्लाइमेट। सैफ्रॉन की अगर खेती करेंगे तो ठंडे वातावरण इसको चाहिए होता है केवल। उसके बाद पायरिथ्रम रिक्वायर्स ड्राई वेदर फॉर कल्टीवेशन। और पायरिथ्रम जो होता है ये भी सूखे मौसम चाहिए होते हैं इनको कल्टीवेशन करने के लिए। अब एल्टीट्यूड की बात करें, ठीक है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट से क्या लेना देना है। इट इज हाइट फ्रॉम सी लेवल इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर कल्टीवेशन। अगर हम यहाँ पे कोई भी खेती आप कर रहे हैं तो सी लेवल उसकी हाइट क्या है ये भी इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे कि चाय पत्ती की खेती होगी, कार्डिमोम वगैरह का, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है अपने आप में। अब टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है, ये तो आप सभी को पता है। इट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये भी हमारे प्लांट के ग्रोथ को इफेक्ट करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो सिंकोना है जो कि 60 से 75 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर चाहिए होता है। कॉफी को 55 से 70 और टी को 70 से 90 फ़ारेनहाइट डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। अगर इसको लाके अपने यूपी में करोगे तो इतना डिग्री टेम्परेचर में नहीं मिल पाएगा, ठीक है, इसलिए ये बाहर इसको किया जाता है। अब फर्टिलाइजर्स की बात कर लेते हैं। द फर्टिलाइजर आर एडेड टू द सॉइल टू सप्लाई न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। फर्टिलाइजर का मतलब होता है खाद उर्वरक, और खाद उर्वरक हम तब यूज करते हैं ताकि हमारी मिट्टी जो है अच्छे से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सके प्लांट के ग्रोथ के लिए, ठीक है। अब केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं और मैन्योर्स होते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर से यूरिया, अमोनिया, सल्फेट ये हो गए, और मैन्योर्स मतलब काऊ डंग हो गए, ठीक है। इतना आपकी बात जो है वो क्लियर हुई। अगर कहीं भी अभी भी आपको डाउट्स होता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन किए गए, कमेंट करके अपना डाउट आप क्लियर करिए एस फार्मा के साथ, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ। अगर आप भी अभी भी चैनल नहीं लाइक सब्सक्राइब किए हैं, कमेंट नहीं किए हैं तो अभी से कर दीजिए फ्रेंड। तो उसके बाद लास्ट वन अभी हमारा क्वेश्चन बचा है, लास्ट वाला, ठीक है। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी देख के ही जाइए आप लोग। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्लांट हार्मोन एंड एप्लीकेशन कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। ये अपने आप में 7 मार्क्स, 2 मार्क्स, 10 मार्क्स सब में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब चलिए हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है। यहाँ पे प्लांट हार्मोन एंड देयर एप्लीकेशन की भी बात कर रहा हूँ। अब प्लांट हार्मोन, इसको दूसरे नाम से हम लोग फाइटो हार्मोन के भी नाम से जानते हैं। प्लांट हार्मोन आर नेचुरल केमिकल सबस्टेंस मेड बाय प्लांट। ये एक नेचुरल केमिकल सबस्टेंस है जो कि प्लांट के द्वारा इसको क्रिएट किया बनाया जाता है। दैट कंट्रोल देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और यही क्या करते हैं, उस प्लांट के डेवलपमेंट और ग्रोथ को कंट्रोल भी करते हैं। दे वर्क इन वेरी स्मॉल अमाउंट। और ये उस प्लांट के लिए बहुत छोटे से अमाउंट अगर मिल जाए तो वो अपना वर्क प्ले कर देते हैं। एंड हेल्प प्लांट इन प्रोसेस। और ये प्लांट को अलग अलग प्रोसेस में हेल्प करते हैं, जैसे ग्रोथ ऑफ रूट एंड स्टेम। जैसे प्लांट की ग्रोथ में, जैसे उसके रूट और स्टेम में हेल्प करते हैं। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट मतलब जो भी फल हैं उनको पकने के लिए हमारा हार्मोन ही मेन रोल प्ले करता है। और फॉलिंग ऑफ लीफ, जैसे पत्तियां झड़ रही हैं वहां भी हार्मोन ही यूज होते हैं, ठीक है। अब मेजर प्लांट हार्मोन एंड देयर एप्लीकेशन, उसी में पूछा गया था ना एप्लीकेशन वगैरह। अब ऑक्सिन जो है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन, इथिलीन है, एबिस्कस एसिड ABA, ठीक है। ये सब हार्मोन हमारे प्लांट के लिए करते क्या क्या है। ऑक्सिन जो है हेल्प इन स्टेम ग्रोथ एंड रूट फॉर्मेशन। ऑक्सिन क्या करता है, हमारे प्लांट के स्टेम को ग्रोथ और रूट को फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। जिब्रेलिन क्या करता है, इंक्रीज प्लांट हाइट, सीड जर्मिनेशन। जिब्रेलिन क्या करता है, प्लांट के हाइट को बढ़ाता है और सीड को जर्मिनेट करवाता है। साइटोकाइनिन क्या करता है, हेल्प इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। इथिलीन क्या करता है, हेल्प इन फ्रूट राइपनिंग, ठीक है। जैसे इस समय आम पकने वाला है तो उसमें इथिलीन हेल्प करेगा।
एब्सिसिक एसिड ये भी क्या है, कंट्रोल लीफ फॉल, ठीक है, लीफ के फॉल को ये कंट्रोल करता है। इतना आपका डाउट क्लियर हुआ। अब इसी क्वेश्चन में कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट भी पूछा गया था, ठीक है। और ये सब जो क्वेश्चन है पॉलीप्लाइडी, म्यूटेशन, हाइब्रिडेशन, ये मैं 2 मार्क्स वाले में कवर कर दूंगा। आप लोग उसको उस वीडियो को भी जरूर वॉच करिएगा, ठीक है। और हम यहाँ पे केवल इंपॉर्टेंट लॉन्ग वाले ही कवर कर रहे हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट क्या होता है, इसको भी हम लोग लगे हाथ कवर कर लेते हैं। अगर एग्जाम में आए तो कुछ आप लोग छोड़ के मत आइएगा, बस मैं यही आपसे उम्मीद रखता हूँ। अब कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट की बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट मीन प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग मेडिसिनल प्लांट स्पीसीज सो दैट दे डू नॉट बिकम एक्सटिंक्ट एंड रिमेन अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन। अब कंजर्वेशन का मतलब ये है कि किसी भी चीज को कंजर्व करके रखना जो कि हमको फ्यूचर में काम आता है, ठीक है। तो ऐसे प्लांट या मेडिसिनल स्पीसीज की बात यहाँ पे की जा रही है कि जो क्या है, जिसको हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं अभी अपने फ्यूचर को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। बस यही यहाँ पे क्लियर की गई है कि मेडिसिनल प्लांट को आप लोग अभी कंजर्व करके रखो अपने फ्यूचर के लिए, यही यहाँ पे कहा गया है। और इसको करने के 2 मेथड्स होते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। अब इन सीटू कंजर्वेशन नाम थोड़ा अलग डिपार्ट का लग रहा है, लेकिन अब जानो इन सीटू कंजर्वेशन में क्या किया गया है। इन सीटू कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग प्लांट एंड एनिमल्स इन दियर नेचुरल हैबिटेट। अब नेचुरल हैबिटेट के अकॉर्डिंग उस प्लांट और एनिमल को जिसको हम कंजर्व कर रहे हैं उनके नेचुरल हैबिटेट पे ही उनको कंजर्व कर दीजिए, वेयर दे नेचुरली ग्रो आर लिव, जहां पे वो नेचुरल तरीके से ग्रो करता है और वहां पे आराम से रहें। जैसे मान लो गाय है, अब गाय को चारा वगैरह दीजिए, पानी वगैरह पिलाइए, तो वो नॉर्मली तरीके से वो पड़ी रहेगी ना, तो वो इन सीटू कंजर्वेशन में आ जाएगी। उसको नेचुरल हैबिटेट के अकॉर्डिंग उसको कंजर्व कर लीजिए, ठीक है। अब उसके जो पर्पज हैं, मेन पर्पज उनके क्या है, टू मेंटेन नेचुरल इकोसिस्टम बैलेंस। पहला क्या है कि इकोसिस्टम बैलेंस जो है नेचुरल तरीके से मेंटेन रहे, टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज, और इंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाया जा सके, टू कंजर्व जेनेटिक डाइवर्सिटी, और जेनेटिक डाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके। EX-C2 कंजर्वेशन की बात करें तो EX-C2 कंजर्वेशन मींस प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग प्लांट और एनिमल आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट ना, नेचुरल हैबिटेट में ना रख के उसको आउटसाइड में रखा जाए, कहीं लैब वगैरह में रखा जाए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं EX-C2 कंजर्वेशन। EX-C2 मींस मतलब ऑफ साइड, ठीक है, नेचुरल में ना रख के कहीं अदर साइड में रखा जाए। इनका जो मेन पर्पज था वह था टू इंक्रीज प्लांट पॉपुलेशन, प्लांट के पॉपुलेशन को बढ़ाना, टू स्टोर जेनेटिक मटेरियल सेफली, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जो है उनको सेफ तरीके से स्टोर करना, ठीक। यहीं पे हमारी जो यूनिट 1 और 2 के महामैराथन वीडियो थी वह एंड हो चुकी है, ठीक है। द एंड एंड बेस्ट ऑफ लक, आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा और जल्द हम आपसे मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, ठीक है। फार्माकोग्नोसी यूनिट 3, 4, 5 का अभी हमारा बचा हुआ है और जल्द ही हम आपसे मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। तो अभी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।